नमस्कार। आज हम नेपाल के हालिया घटनाक्रम पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमें एक लेख मिला है जिसका शीर्षक है नेपाल अशांति, विरोध, सरकार संकट और भारत पर प्रभाव। और ये जो तस्वीर पेश कर रहा है वो काफ़ी गंभीर है। नेपाल में मतलब ज़बरदस्त थल-पुथल है। बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकारी इमारतों में तोड़-फोड़, आगजनी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और अब सेना ने कंट्रोल ले लिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? मतलब 8 सितंबर 2025 को कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा और बात यहाँ तक पहुँच गई। क्या ये सिर्फ युवाओं का मतलब जेनजी का गुस्सा है या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हैं? और हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि पड़ोसी देश होने के नाते नेपाल की इस अस्थिरता का भारत पर क्या असर हो सकता है। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत हुई 8 सितंबर 2025 को। नेपाल सरकार ने करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे उन पर बैन लगा दिया। वजह ये बताई कि ये कंपनियां नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं थीं। सुनने में तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कदम लगता है। हाँ, मतलब नियमों का पालन करवाने जैसा। बिल्कुल, लेकिन इसका असर फौरन दिखा। खासकर जेनजी मतलब जो 18 से 30 साल के युवा हैं, वो हजारों की तादाद में काठमांडू की सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे। और यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। कैसे एक ऐसा कदम जो शायद सरकार की नजर में बस एक रेगुलेटरी एक्शन था कि भाई रजिस्टर करो, वो इतने बड़े मतलब जनाक्रोश का कारण बन गया। ये साफ दिखाता है कि सतह के नीचे पहले से ही काफी कुछ पक रहा था। असंतोष था। ये बैन तो शायद वो चिंगारी बन गया जिसने उस दबे हुए गुस्से को एकदम से भड़का दिया। हाँ, और जैसे ये गुस्सा भड़का, जो शुरू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे, उनका रूप बहुत तेजी से बदला। लेख में बताया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि राष्ट्रपति आवास जैसी अहम सरकारी इमारतों को निशाना बनाया, तोड़-फोड़ की, आग लगा दी। ये बहुत सीरियस बात है। स्थिति मतलब हाथ से निकलती हुई दिखी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई और उनमें कम से कम 31 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये आंकड़े ही बताते हैं कि सिचुएशन कितनी खराब हो गई थी। बिल्कुल। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है ना कि कोई भी प्रोटेस्ट जो शायद शुरू में शांतिपूर्ण हो, वो इतना हिंसक क्यों जाता है? अक्सर ये गहरी हताशा का संकेत होता है। सिस्टम पर भरोसे की कमी। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही, तो फिर गुस्सा इस तरह मतलब विनाशकारी तरीके से फूट सकता है। यह दिखाता है कि लोगों और सत्ता के बीच जो बातचीत का रास्ता था, वो शायद बिल्कुल बंद हो गया था। सही कहा। और जैसा आपने कहा कि बैन सिर्फ एक चिंगारी थी, ये लेख भी इसी तरफ इशारा करता है। असली वजह कहीं ज्यादा गहरी हैं और पुरानी भी। जरा सोचिए, नेपाल में पिछले सिर्फ 17 सालों में 15 प्रधानमंत्री बदले हैं। 15। ये अपने आप में राजनीतिक अस्थिरता का शायद सबसे बड़ा सबूत है। और इसके साथ जुड़ा है भ्रष्टाचार का एहसास, जो बहुत फैला हुआ है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और आम लोगों में नेताओं की जो कथित लग्जरी लाइफस्टाइल है, उसको लेकर बहुत गुस्सा है। हाँ, ये नेताओं और जनता के बीच दूरी का मामला है। बिल्कुल। और इसी गुस्से का एक प्रतीक था वो सोशल मीडिया पर चला नेपो बेबी कैंपेन। उसमें नेताओं और उनके परिवारों की जो लाइफस्टाइल थी, भाई भतीजावाद था, उस पर निशाना साधा जा रहा था। ये दिखाता है कि आम जनता और पॉलिटिकल क्लास के बीच खाई कितनी बढ़ गई है। इसमें एक और पहलू ये भी है कि कुछ समूह अब फिर से राजशाही वापस लाने की बात भी करने लगे हैं। उनका मानना है कि 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद जो लोकतंत्र आया, वो देश को स्थिरता नहीं दे पाया। हाँ, अगर हम इन सब चीजों को मतलब एक साथ रखकर देखें, लगातार बदलती सरकारें, भ्रष्टाचार का एहसास, युवाओं में बेरोजगारी, नेताओं के प्रति अविश्वास, तो ये सब मिलकर एक बहुत विस्फोटक मिक्सचर बनाते हैं। असल में ये एक तरह से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके टूटने जैसा है। लोगों को लगता है कि सिस्टम उनसे उम्मीदें तो रखता है, जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना, पर बदले में जो स्थिरता, सुरक्षा, अवसर मिलने चाहिए, वो नहीं दे पा रहा। और जब उन्हें लगता है कि जो एलीट क्लास हैं, नेपो बेबीज, वो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, तो ये गुस्सा और बढ़ता है। इस पूरे आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने में एक नाम जो बार बार आ रहा है, वो है हामी नेपाल। ये एक एनजीओ है जिसका नेतृत्व मुख्य तौर पर जेनजी यानी युवा कर रहे हैं। अच्छा। बताया जा रहा है कि इसके फाउंडर सुदन गुरुंग, उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया युवाओं को जोड़ने के लिए। यहाँ तक कि हाउ टू प्रोटेस्ट यानी विरोध कैसे करें जैसे वीडियोस भी शेयर किए गए।
अब इसने युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित तो किया होगा, लेकिन शायद हिंसा के लिए भी कुछ हद तक उकसाया हो, ये कहना मुश्किल है। हाँ, यहाँ टेक्नोलॉजी और यूथ लीडरशिप का गठजोड़ साफ दिखता है। वही सोशल मीडिया जिसे सरकार कंट्रोल करना चाह रही थी, वो युवाओं को मोबिलाइज करने का सबसे ताकतवर जरिया बन गया। ये आज के डिजिटल युग में प्रोटेस्ट के बदलते नेचर को दिखाता है। लेकिन ये सवाल भी उतना ही अहम है कि ऑनलाइन शुरू हुए कैंपेन जमीन पर कितनी तेजी से हाथ से निकल सकते हैं। जैसा कि इस हिंसा में दिखा, ऑनलाइन जोश और जमीनी हकीकत, उसमें कभी कभी बड़ा फर्क आ जाता है। संगठन और उत्तेजना के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। और इस बढ़ते दबाव का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ एक दिन बाद 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। इतनी जल्दी? हाँ, इतनी जल्दी। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, सरकार के कई और बड़े मंत्री भी हट गए। जलापूर्ति मंत्री प्रदीप यादव, गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, इन सब ने भी इस्तीफे दे दिए। ऐसा लगा जैसे पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी ही चरमरा गई हो। ये तो बड़ा कोलैप्स है। और हालात कितने गंभीर थे इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पे हमला किया, आग लगाई, तो सेना को बीच में आना पड़ा। सेना ने राष्ट्रपति को वहां से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पहुंचाया। लेख के मुताबिक अभी वो कहाँ हैं, कैसे हैं, इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है। अच्छा। तो अभी की स्थिति ये है कि नेपाल की सेना ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। राजधानी काठमांडू समेत कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो है राज्य की संस्थाओं का इस तरह से कोलैप्स कर जाना। चुनी हुई सरकार का इस्तीफा, मंत्रियों का जाना, राष्ट्रपति का एक तरह से अंडरग्राउंड हो जाना और फिर सेना का कमान संभालना, ये सब शासन प्रणाली पर एक बहुत गहरे संकट की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, सेना का हस्तक्षेप भले ही टेम्पररी जरूरत बताया जाए, लेकिन किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता। ये दिखाता है कि उस वक्त सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया था। सही। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। लेख बताता है कि पर्दे के पीछे नई सरकार बनाने की बातचीत चल रही है। एक नाम जो प्रमुखता से आ रहा है वो है पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का। ऐसी खबरें हैं कि उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर लगभग सहमति बन गई है। काठमांडू के जो मेयर हैं बालन शाह, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। अच्छा, एक नॉन पॉलिटिकल चेहरा शायद। हाँ, शायद यही कोशिश है। लेकिन क्या सिर्फ एक अंतरिम सरकार बनने से प्रदर्शनकारी शांत हो जाएंगे? उनकी जो मुख्य मांग है भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा, वो तो अभी भी वही है। क्या सुशीला कार्की की सरकार इस पर फौरन एक्शन ले पाएगी? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। देखिए, जो भी अंतरिम सरकार आएगी उसके सामने चुनौतियां डबल हैं। पहली, देश में लॉ एंड ऑर्डर वापस लाना, शांति बहाल करना, कर्फ्यू हटाना, नॉर्मल लाइफ शुरू करवाना। दूसरी और शायद ज्यादा मुश्किल, प्रदर्शनकारियों की जो सबसे बड़ी मांग है भ्रष्टाचार वाली, उस पर कुछ ठोस करके दिखाना और उनका भरोसा जीतना। सुशीला कार्की क्योंकि वो न्यायपालिका से जुड़ी रही हैं, तो शायद वो राजनीतिक गुटबाजी से ऊपर मानी जाएं और भरोसे का माहौल बनाने में मदद कर सकें। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। उन्हें स्थिरता और जवाबदेही, इन दोनों के बीच बहुत महीन बैलेंस बनाना होगा। और जाहिर सी बात है, जब पड़ोस में इतनी उथल पुथल हो तो भारत पर असर पड़ना तो लाजमी है। नेपाल सेना ने विदेशी नागरिकों, पर्यटकों, खासकर भारतीयों को सुरक्षित निकालने में मदद के लिए हेल्पलाइन जारी की है। काठमांडू एयरपोर्ट बंद होने से कई भारतीय टूरिस्ट वहां फंस भी गए थे। भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स +977-9808602881 +977-9810326134 जारी किए हैं। ये जरूरी कदम थे। हाँ, भारत सरकार ने नेपाल में जो भारतीय हैं उन्हें सावधानी बरतने की सलाह भी दी है और साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार से लगी जो सीमा है वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सोनौली बॉर्डर को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। हाँ, बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। भारत में रहने वाले कुछ नेपाली मूल के लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। ज्यादातर का यही मानना है कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना तो ठीक है, लेकिन जिस तरह हिंसा हुई वो तरीका सही नहीं है। देखिए, अगर हम इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस को देखें तो नेपाल भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी रही है। हमारे रिश्ते बहुत गहरे हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लोगों के स्तर पर खुली सीमा है। इसलिए नेपाल में किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी का सीधा असर भारत की सिक्योरिटी पर पड़ता है, खासकर बॉर्डर मैनेजमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी पर। व्यापार, लोगों की आवाजाही, ये सब प्रभावित होता है। और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल चिंताएं भी हैं।
भारत कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल की इस अंदरूनी अस्थिरता का फायदा कोई और बाहरी शक्ति जैसे चीन उठाए। इसीलिए भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो बहुत नपातुला है और शांति बहाली पर जोर देता है। भारत हमेशा एक स्थिर, समृद्ध और मित्र नेपाल चाहेगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी तस्वीर का मतलब क्या समझें? नेपाल में जो हुआ वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन पर एक रिएक्शन नहीं था। ये सालों से जो भ्रष्टाचार पनप रहा था, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी और खासकर युवाओं में जो बेरोजगारी और अवसरों की कमी को लेकर गुस्सा था, उसका एक तरह से विस्फोट है। वो बैन तो बस एक बहाना बन गया। बिल्कुल सही कहा। और स्थिति अभी भी नाजुक है, पूरी तरह से संभली नहीं है। एक तरफ अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे लोग हैं जो सिस्टम में बुनियादी बदलाव चाहते हैं, खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। आने वाले दिन और हफ्ते नेपाल के भविष्य के लिए बहुत बहुत अहम होंगे। कैसे नई व्यवस्था लोगों का विश्वास जीत पाती है और स्थिरता ला पाती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। नेपाल का इतिहास अगर देखें तो राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी लगती हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। तो ऐसे में क्या सिर्फ सरकार बदल देने से, मतलब कुछ चेहरे बदल देने से स्थायी शांति और स्थिरता आ सकती है, या फिर नेपाल को अब कुछ ऐसे बुनियादी स्ट्रक्चरल बदलावों की जरूरत है जो इन समस्याओं की जड़ तक जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे संकट बार बार ना आए? ये बहुत वाजिब सवाल है। चलिए, हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि नेपाल के मौजूदा हालात और उसके अलग अलग पहलुओं को समझने में इस चर्चा से मदद मिली होगी। शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके विश्लेषण के साथ।